Hello, scholars. I hope this will find you in pink. Uh, now, I'm going to start your next chapter, Lost Spring. So, Lost Springs, as suggests the title, that this is the story of a stolen childhood. Stories of a stolen childhood from by Anis Jung. अनीश सिंह भी बहुत ही अच्छी सोशल राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं जो पॉवर्टी विक्टिम्स हैं हमारी सोसाइटी के उनके ऊपर स्टोरीज लिखी हैं और इन स्टोरीज को लिखने का मेन मोटो है टू सेंड अ मैसेज इन द सोसाइटी हाउ टू पुट द एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम दिस scale of life means how to end the child exploitation and allow these poverty victims to enjoy the joys of their spring. ये जो है ये जो लेसन है वो डिस्क्राइब कर रहा है हाउ टेरेबल एंड हाउ पुअर द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन who did not get to enjoy childhood because of their poverty, because of the differences of social economic condition in the world. This is something that one can see not even in India but all over the world. You will find these kind of things. So let's start the chapter. How from these two chapters Anis Jung try to describe the condition of these poor fellows. The first is Sometime I find a rupee in the garbage. The title says Sometime I find rupee in the garbage. Who is I? I is those poor children जिनको हम डेली सुबह देखते हैं या कहीं भी देखते हैं एक बोरी अपने कंधे पे लटका के कहीं कहीं जो कूड़े के ढेर होते हैं एक स्टिक लेके कूड़े को तलाशते रहते हो उसमें से समटाइम आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठा करते हैं कुछ पॉलीथीन बैग्स इकट्ठा करते हैं कुछ ऐसे वैल्यूएबल थिंग्स जो उनके समझ के लिए वैल्यूएबल हैं उनको वो गार्बेज माने कूड़े में देखते हैं. Let's start the chapter. Why do you do this? I asked Sahib when I encounter every morning crouching for gold in the garbage dump of my neighborhood. राइटर कह रही है कि मैंने पूछा कि साहब से कि तुम ऐसा क्यों करते हो जब वो सुबह रोज देखती थी स्क्राउचिंग यू नो स्क्राउचिंग मतलब छानबीज करना कुछ दिखाना कि वो कूड़े के ढेर में से ऐसा कौन सा सोना निकालने की कोशिश करता रहता है छानबीन करता रहता है. जब मैंने अपने पड़ोस में उस बच्चे को देखा था तो मैंने पूछा साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. वो साहिब के बारे में बता रही है एक छोटा सा बच्चा है पुअर रैक पिकर कूड़ा बीनने वाला. वो अपने घर उसने बहुत समय पहले छोड़ दिया था. सेट एमिडिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका जो ढाका के ग्रीन ग्रीन फील्ड के बीच में था हरे हरे खेतों के बीच में उसका घर था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी लेकिन वो घर अब उसकी दूर दूर तक उसकी याद में वो घर नहीं है. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स. बहुत सारे तूफान आए जिसमें उसका पूरा खेत और उसका घर सब बह के चले गए. हिज मदर टेल्स हिम उसकी माँ ने उसे बताया था. दैट्स व्हाई दे लेफ्ट और इसी वजह से उन्होंने ढाका की वो जगह छोड़ दी. लुकिंग फॉर गोल्ड इन अ बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. सोने की तलाश में सोने मतलब काम पैसा इनकी तलाश में वो बड़े शहर में आ गए जहां वो अब रह रहे हैं इस समय. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्ड. आपको याद है बच्चों पहली इंट्रोडक्टरी लाइन में राइटर ने उससे पूछा था कि तुम यहाँ व्हाई डू यू दिस तुम ये काम क्यों करते हो. अभी उसके बारे में डिस्क्राइब किया. अब ये इस लाइन में इस पैराग्राफ में उसका आंसर दिया है साहिब ने क्यों मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. ही मटर्ड मटर्ड बने उसने धीरे से बुदबुदाकर कहा. लुकिंग अवे इधर उधर देखते हुए. गो टू स्कूल आई सेड ग्लूबली. वेट उससे कहती है कि जाओ स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली उसको कहती है दबी आवाज में लेकिन उसको शीघ्र ही वो रियलाइज भी करती है. उसको ये एहसास भी होता है हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड कि उसका ये सुझाव कितना खोखला है. किस तरीके से एक रैक पिकर बच्चे को वो कह रही है कि तुम ये काम छोड़ के स्कूल जाओ. देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. साहिब उनको जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है जब बनेगा तब मैं जाऊंगा. तो वो कहती है
राइटर, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क्ड, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा। यस, ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली। ब्रॉडली माने बहुत ज्यादा खुश होकर, तेजी से। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ के आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी? और मुझसे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और मैंने उससे कहा कि नहीं, स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। और मैं थोड़ा, मुझे एम्बेरसिंग भी फील हो रहा था, शर्म आ रही थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस उससे कर लिया था जो पूरा ही नहीं हो पाया था। बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, उससे वादा, इस तरीके के प्रॉमिस उसके कहीं एक अंधेरे और कॉर्नर में एक जो है, कहते हैं ना, आशा की किरण टाइप का, वो हो जाता है, उसको सच मान लेता है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया, मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे अपने नाम का मतलब ही नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको उसके नाम का मीनिंग पता चल जाता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन पूरे ब्रह्मांड, सृष्टि का ईश्वर, लॉर्ड, मालिक, साहिब आलम। साहिब माने लॉर्ड, आलम मीन्स पूरे आलम, पूरे यूनिवर्स का। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसे अपने नाम का मतलब पता होता तो शायद उसको विश्वास करने में बहुत टाइम लग जाता, मुश्किल होती। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at the moon. और अपने नाम का मतलब जाने बगैर वो कुछ लड़कों के साथ में घूमता रहता है गलियों में। रोम माने घूमना, इधर उधर, अपने गली में दोस्तों के साथ घूमता रहता है, जो चिड़ियों के फोक के समान आते हैं मॉर्निंग में और दोपहर में डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं उन गलियों से। ओवर द मंथ, महीनों गुजर जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, हम उन सारे बच्चों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते थे, पहचान कर सकते थे। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. एक से मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ उन्हें अलमारी के नीचे ही नहीं उतारती है। He always simply. He answered simply. उसने simply आंसर दिया। Even she did, he will throw them off. Adds another. Who is wearing shoes that do not match. और एक दूसरे बच्चे ने बताया, अगर इसकी माँ दे भी देंगी तो वो इन्हें उठा के फेंक देगा, पहनेगा ही नहीं। और वो बच्चा जिसने आंसर दिया, वो जूते पहने था लेकिन वो मैचिंग के नहीं थे। बोथ द शूज वर डिफरेंट। व्हेन ही कमेंटेड, सॉरी, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने उस पर कमेंट किया कि तुम्हारे जूते ऐसे कैसे हैं, तो वो अपने पैरों को इधर उधर, शफल माने इधर उधर करना, हेर फेर करना। आई वॉन्ट शूज, उसने बताया, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे बच्चे ने कहा, हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको पूरी अपनी जिंदगी में आज तक कभी एक जोड़ी जूता नहीं मिला है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. और मैंने देखा बहुत सारे, पूरे कंट्री में घूमते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेयरफुट माने नंगे पैर चलते हैं, सिटीज में भी और विलेज की सड़कों पर भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये एक रिवाज है, नंगे पैर चलना एक रिवाज है, ट्रेडिशन है हमारा। किसी एक ने एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे बताया। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ प्रीपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे ऐसा लगता था, क्या ये एक एक्सक्यूज है ताकि हम इस तरीके की जो गरीबी की प्रीपिचुअल स्टेट है उनको हम बता सके, उन पे हम पर्दा डाल सके? क्या ये इस तरीके का एक एक्सक्यूज है, ये बताना कि ये एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना? एनीवे, आई रिमेम्बर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आई, उडुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। जब वो छोटा बच्चा था तो एक स्कूल जाता था एक मंदिर के पास से होके, जहाँ पे उसके पापा एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली माने बहुत कम समय के लिए, संक्षिप्त पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां रुकता था एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज। और वहां पे रुक के एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रे करता था।
30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके नगर में गया एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब डिसोलेशन माने एकदम वीरान पड़ा हुआ है, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे में बैकयार्ड, देयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, वहाँ पे एक नया पुजारी आ गया है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, यहाँ सफेद और लाल रंग की प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे भी पहने हुए, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रो हिज school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. और फिर उसको वो जूते भी पहने था, और उसको देख के अचानक मुझे वो वो आया, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, वो हाफते, पेंटिंग मतलब हाफना, जैसे दौड़ के कोई बच्चे आते हैं तो बहुत तेज तेज से सांस चलने लगती है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पेंटिंग। और उसने अपना स्कूल का बैग फोल्डिंग पे फेंका, और उस बॉय को देख के, उस बच्चे को देख के मुझे वो प्रेयर याद आई जो 30 साल पहले वो एक बच्चे ने की थी, अनदर बॉय, जिसने ईश्वर को, गॉडेस को प्रसन्न किया था। फाइनली उसे जूते मिल गए हैं। लेट मी नेवर लूज देम, अब मुझे उन्हें कभी भी नहीं लूज करना है, मैंने कभी उनको नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रेयर को सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे बच्चे वो जो पुजारी के बेटा की तरह है, वो अब हमेशा जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज, लेकिन और बहुत सारे बच्चे हैं, जब वो कूड़े बिनने वाले बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में हैं, वो अभी भी जूतों के बिना रहते हैं। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically। और फिर वो बता रही है राइटर कि मेरे एक्वेंटेंस माने परिचित, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित बच्चे जो रैक पिकर है, जो बेयर फूड है, नंगे पैर रहते हैं, वो मुझे सीमापुरी जाने पे मजबूर किया। मैंने उनकी कंडीशन देख के मैं उनके रहने की जगह सीमापुरी भी गई। वो एक ऐसा प्लेस है जो दिल्ली की सीमा पर, पेरीफेरी माने सीमा, बाधा, उसको क्या कहते हैं, बॉर्डर कह सकते हैं, पर स्थित है वो। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मीलों दूर है यहाँ से। Metaphorically, those who live here are squatters who came from the Bangladesh back in 1970 में। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे शरणार्थी बन के। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, इट स्टिल इट, और उस समय भी वो बहुत ही ऐसी उजाड़ वीरान सी थी, और आज भी ऐसी ही है, पिछड़ी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने स्ट्रक्चर्स में, विद रूफ ऑफ टिन, जिनके ऊपर टीन की छतें हैं, एंड टेरापोलिन, और टेरापोलिन एक सीमेंट की तरीके का ये होता है, आप कह सकते हो कोई मटेरियल, उसकी छतें थी। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लेव, और वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है सीवेज की, ड्रेनेज की, नालियों की, और रनिंग वाटर पूरी गली में। 10,000 रैक पिकर्स ऐसी सिचुएशन में वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, वो यहाँ पे मोर देन 30 years मैंने 30 सालों से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम ऑफ वोट्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, बट उन सबके पास राशन कार्ड है जिससे कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम आ सके और उन्हें अनाज मिल सके। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एनी आइडेंटिटी, किसी भी पहचान से खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। पहचान हमारी भूख नहीं मिटाएगा, पर अगर खाना मिल जाएगा तो हम आराम से पेट भर सकेंगे, सो सकेंगे। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers.
और जब राइटर ने सीमापुरी में गई, वहाँ कुछ लेडीज से, कुछ लोगों से उनका एनकाउंटर हुआ, तो उन्होंने लेडीज से पूछा कि अपनी इतनी खूबसूरत जगह, ग्रीन फील्ड्स और घर को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो वो कह रहे हैं कि दिन खत्म होने के बाद अगर हम अपनी फैमिलीज को भूखे पेट ना सुलाएं, उनको भरपेट खाना दे सके ताकि अच्छी नींद सो सके, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन टू स्टे विद द फील्ड एंड होम वेयर देयर इज नो ग्रेन, जहाँ कोई अनाज नहीं, ऐसी फील्ड में रहकर, ऐसे घर में रहकर हम क्या करेंगे? आई आस्क्ड देम व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, जब मैंने उनसे पूछा अपनी नदियों और ग्रीन फील्ड से भरी हुई लैंड को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, तब उन्होंने ये आंसर किया, ऑलराइट, wherever they find food they pitch their tent and become transit homes, जहाँ कहीं उन्हें खाना मिला उन्होंने अपने टेंट वाले घरों को वहां पे स्थापित कर दिया, वही उनका घर बन गया। चिल्ड्रन होप इन देम, और उन्हीं में बच्चे बड़े हो गए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके काम में, सर्वाइवल में उनके पार्टनर बन गए, मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम सब लोग करते थे, कुछ नहीं तो वो रैग पिकर्स बन गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वहां पे सर्वाइवल का मतलब होता है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट वॉज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और बहुत सालों से वो लोग ये काम कर रहे थे, और ये एक तरीके से उनके लिए एक फाइन आर्ट वाला काम था, क्योंकि गार्बेज से सोना ढूंढना, कूड़े से सोना ढूंढना, इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके डेली का खाना था। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सरों पे छत था, इसी के कारण। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यद्यपि ये वो लीकिंग रूफ है जिसमें से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से पानी भी गिरता है बरसात में, बट फॉर द चाइल्ड इट इज मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उस घर, वो घर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है। आई सम टाइम फाइन अ रूपी इवन अ 10 rupee नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटनिंग अप, कभी कभी साहब ने मुझे बताया, कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, और कहाँ कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, ऐसा बताते हुए उसकी आंखों में चमक थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. कहते हैं जब कभी आपको किसी कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है, तो आप अपने आप को छानबीन करने से रोक नहीं सकते, इस उम्मीद पे, इस होप पे कि शायद कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इन मीन टू देयर पेरेंट्स। अब इस तरीके से देखा जाए तो गार्बेज का मतलब उन बच्चों के लिए एकदम डिफरेंट हो जाता है जो उनके पेरेंट्स के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये कोई गिफ्ट जैसे रैपर में होता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, तो गार्बेज इज लाइक दैट। और फॉर पेरेंट्स, फॉर एल्डर्स, इट मीन्स अ सर्वाइवल, उनके लिए जीविका का साधन है। One winter morning, I see Sahab standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game he hummed, contents to watch in standing behind the fence. एक जाड़े की सुबह मैंने देखा कि साहिब जो है, एक नेबरहुड क्लब है, हमारे पड़ोस में एक क्लब है, वहां के गेट पे खड़ा होकर, चार दीवारी के गेट पे खड़ा होकर दो लोगों को देख रहा है जो व्हाइट ड्रेस में ड्रेसअप है और टेनिस खेल रहे हैं, और वो धीरे से बोलता है मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, और लगातार बिहाइंड दैट फेंस, उसके पीछे से वो उनको गेम खेलते हुए देख रहा है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, उसने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ क्लब में जब कोई नहीं होता उस वहां पे। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर जो है वो हमें झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट टुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, और साहिब भी टेनिस के शूज पहने हुए था जो उसके एक डिसकलर, डिसकलर माने धब्बे वाली, जिसके कलर कहीं कहीं से उड़ जाते हैं, ऐसी शर्ट और शॉर्ट्स में वो बहुत ही अजीब से लग रहे थे। सम समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने मुझे ये दिए हैं जूते, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और मुझे इस तरीके से देखते हुए उसने मुझे एक्सप्लेन करा कि ये मुझे किसी ने दिए हैं जूते। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, असलियत तो ये थी कि किसी रिच बच्चे का वो फेंका हुआ डिस्कार्डेड जूता था जिसको अभी उसे यूज नहीं करना था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने उसे पहनने से मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी एक जूते में छोटा सा छेद हो गया था। डस नॉट बॉदर हिम,
लेकिन उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था साहेब को। फॉर वन हु वॉज वॉक्ड बेयर फुट, एक बच्चा जो हमेशा नंगे पैर चलता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। तो छेद वाले जूता पहनना भी उसके लिए ऐसा था जैसे उसका सपना साकार हो गया हो जूते पहनने का। बट द गेम इज ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन टेनिस का गेम जो वो इतने तन्मयता से देख रहा है वो उसके पहुंच से बाहर का है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह इस सुबह में साहिब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कंटेनर, उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर था। कैनिस्टर माने जिसको हम दूध का कंटेनर होता है लिक्विड रखने के लिए, वो था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। उसने बताया कि वो सड़क के किनारे नीचे जो एक टी स्टॉल है, अब मैं वहां काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। थोड़ी दूरी पर उसने इशारा करते हुए कहा, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे सारे वक्त का मुझे खाना वहां मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा क्या उसे नौकरी करना पसंद है। हिज फेस आई सी, मैं उसका चेहरा मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कि उसके चेहरे पर जो एक केयर फ्री लुक माने एक जो होता था ना जिसमें के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अल्लड़पना है, बचपना है, वैसा जो लुक चेहरे पे था वो अब खत्म हो चुका था। द स्टील canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. वो जो स्टील का कैनिस्टर है वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा था, रादर देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से जिसको वो बहुत आराम से लाइटली अपने कंधे पर उठाकर कैरी करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर्स बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो कैनिस्टर किसका था, वो जो टी शॉप का ओनर था वो उसका कैनिस्टर था। तो दूसरे का बोझा ज्यादा बोझा लगता है, अपना बोझा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपना होता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना मास्टर खुद नहीं रह गया था, वो किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा था। वो ही वॉज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, है ना, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। ही हैज टू work according to the direction of his masters, because the master was paying 800 rupees and all his meal, right? So this was your lesson. First part of the lesson has been finished. Now in our next video I will explain the second part of the chapter. I want to drive a car, right? I hope you will find it very beneficial and helpful. अगर आपको अच्छा लगा हुआ, अगर आपको ठीक लगा हुआ हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर वीडियो to your classmates and friends. Thank you for watching. Bye bye. Thank you.